हेलो स्टूडेंट्स। डेट है आज 1 जुलाई 2025 और आज जो है हमको इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करना है वो आती है नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक सेक्शन में। तो ये सारी न्यूज़ को हम क्विकली डिस्कस करेंगे विदाउट लीविंग और मिसिंग एनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड और एनी इम्पोर्टेंट डिटेल अबाउट द न्यूज़। बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको जस्ट अपडेट या रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट के लिए उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज से। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ट्राइंग टू सबवर्ट एफआरए ओवर 90 फॉरेस्ट राइट ग्रुप्स राइट टू प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे न्यूज ये है कि 90 फॉरेस्ट राइट ग्रुप्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये ब्लेम लगाया या चार्ज लगाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट पे कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को सप्रेस करने की या बाईपास करने की कोशिश कर रही है। अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो है हमारे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के कारण जो है ये फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या होता है? इस एक्ट के अंदर में जो लोग जो बहुत जनरेशन से किसी फॉरेस्ट के पैच में रह रहे हैं, उनके पास कोई पेपर वर्क या डॉक्यूमेंट नहीं है उस चीज़ को क्लेम करने के लिए या प्रूफ करने के लिए, तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट उनको फॉरेस्ट के पॉकेट के अंदर, उस फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पे उनको लीगल राइट प्रोवाइड करता है या एंटाइटलमेंट प्रोवाइड करता है कि सिंस दे आर लिविंग फ्रॉम जनरेशंस देयर, दे हैव द राइट टू मैनेज और बेसिकली टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट इन विच दे आर लिविंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ऐसा कहना है, स्टेटमेंट दिया था मिनिस्टर ने कि इसके कारण, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के कारण फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्योंकि जो लोग जो वहाँ पे जिनको टाइटल दिए जाते हैं, एंटाइटलमेंट दिया जाता है, रहने की परमिशन दी जाती है, वो लोग फॉरेस्ट को अपने पर्सनल यूज के लिए या ग्रुप कलेक्टिव यूज के लिए यूज करते हैं और ट्रीज को कट करते हैं या ट्रीज के रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को अपने यूज के लिए काटते हैं। तो ये चार्ज उन्होंने जो न्यूज़पेपर आर्टिकल में लगाया है, इससे जो फॉरेस्ट राइट ग्रुप्स हैं, इन्होंने बोला कि ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो है, इन्होंने बहुत ही अनटेनेबल या मिसलीडिंग डाटा प्रेजेंट करके ये चीज़ एक्यूजेशन, ये चार्ज जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर लगाने की कोशिश करी है। जबकि ऐसा है नहीं। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो भी कम्युनिटीज जिनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में कोई फॉरेस्ट की जगह या फॉरेस्ट एंटाइटलमेंट मिलता है, वो उसको कलेक्टिवली प्रोटेक्ट करने के लिए या मैनेज करने के लिए या कंजर्व करने के लिए जो है काम करती है। इनफैक्ट इट इज़ द मिनिस्ट्री विच इज़ बाईपासिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट। वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को बाईपास करके जो लैंड है उसका मिसयूज कर रही है या डाइवर्ट कर रही है, जिससे फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे ग्रुप्स ने ये बोला है कि जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने बहुत ही डेलिबरेटली और केयरफुली ये चीज़ मिस कर दी कि उन्होंने 2008 से अभी तक 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की जो ज़मीन है वो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ के लिए अलाउ करी है यूज़ करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए। इससे डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और दूसरा, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे किसी भी इंसान की या जिस किसी भी कम्युनिटी के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसकी प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है, जिससे बहुत सारे लोग जो उन जगह अपनी जगह के लिए एंटाइटल्ड हैं, उनको उनकी ज़मीन नहीं मिल पा रही है और वो यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस किए जा रहे हैं। और डिस्प्लेस होने के कारण उनकी लाइफ भी हार्ड हो रही है और फॉरेस्ट जो है वो एनक्रोचर्स की तरह दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जगह को एकदम से छोड़ नहीं पाते और फॉरेस्ट एक्ट के अंदर में उनको टाइटल नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी ही जगह में एनक्रोचर्स की तरह दिखाए जाते हैं और ये बोला जाता है कि वो फॉरेस्ट को डिग्रेड कर रहा है। तो ये ग्रुप्स जो हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये लिखा है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है उनसे आप बोलिए कि वो इस चीज़ को क्लेरिफाई करें कि कैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये फॉरेस्ट को डिग्रेड कर रहा है, जबकि व्हाई आर दीज थिंग्स, जो ये जो डाइवर्जन किया जा रहा है लार्ज स्केल फॉरेस्ट का इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए, इसको फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का कॉज़ या रीज़न क्यों उन्होंने नहीं बोला। तो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़। द सेकंड न्यूज़ रिलेट्स टू यूनियन कार्बाइड वेस्ट। जितना भी वेस्ट था मध्य प्रदेश में, भोपाल में यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी, उसमें जितना भी वेस्ट बाकी था 337 टन, उसको इंसिनरेट कर दिया गया है। ये क्या है यूनियन कार्बाइड? तो 1984 में जो है वो एक बहुत बड़ा गैस का लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो ये जो एक पेस्टिसाइड की कंपनी थी, तो पेस्टिसाइड की कंपनी ने यहाँ पे एक प्लांट में एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट में ये मिथाइल आइसोसाइनेट की गैस लीक होने से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी और बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो खराब हो गई थी। मतलब जो न्यू जनरेशन हुई थी, पैदा हुई थी, उनकी बहुत बॉडी में या फिजिकली या हेल्थ में बहुत डिफेक्टिव
चीज़ें आई थी या डिफेक्ट आए थे। तो उसका जो यूनियन कार्बाइड का जो प्लांट था जहाँ पे ये वेस्ट का या गैस का लीक हुआ था, उसपे वेस्ट अभी रेमिनेंट या पड़ा बचा हुआ था। केस भी चल रहा था काफ़ी टाइम से। अभी-अभी 2-3 साल पहले इसके जो सीईओ थे, जो भाग गए थे कंपनी के यूएस, वो उनकी डेथ हुई है। फाइनली हाई कोर्ट ने ये बोला कि अब ये केस जो है ये क्लोज़ हो चुका है, ये पूरा मैटर रिज़ॉल्व हो चुका है, तो इसका जो वेस्ट है उसको आप इंसिनरेट कर दीजिए। तो ये 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी ट्रेजेडी जो हुई थी उसका क्लोज़र यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद मोस्पी लॉन्चेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप फॉर ईज़ी एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में एक ऑफिस आता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसओ। इन्होंने अभी रिसेंटली कल संडे को एक ऐप लॉन्च करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स। हमने ये देखा था, हमने कल पढ़ा था कि संडे को 29 जून को जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया गया था। तो उस दिन को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे एक ऐप भी डाउनलोड करी गई है, जो है लॉन्च की गई है। इस ऐप में मेनली जितना भी ऑफिशियल डाटा है उसको कोई भी पर्सन बहुत ही ईज़ी तरीके से एक्सेस कर सकता है। ये लोगों तक एक्सेसिबल तरीके से गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स पे सारा डाटा प्रेज़ेंट करने के लिए ऐप लॉन्च की गई है। इसके अंदर में एक इंटरैक्टिव की ट्रेंड डैशबोर्ड भी रहेगा, एक की ट्रेंड नाम से एक आइकन भी रहेगा, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट का लेटेस्ट डाटा, इन सारे सबसे रिलेटेड डाटा जो है, ये डायनामिक विजुअलाइज़ेशन के साथ आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इसके बाद आते हैं आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे। तो इसमें वर्ल्ड अफेयर्स या आईआर और डिफेंस सिक्योरिटी में 3-4 न्यूज़ आज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पहली न्यूज़ आती है एर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट। ईवाई एर्नस्ट यंग की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को अपनी जो बेंचमार्क मिलिट्री स्पेंडिंग है, ये बढ़ा के 3% ऑफ जीडीपी पे ले आना चाहिए। एर्नस्ट यंग नाम की एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये कंसल्टेशन का काम करती है। दिस इज़ अ वेरी बिग कंसल्टिंग फर्म। तो इस फर्म ने एक रिपोर्ट निकाली है इंडिया के डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर, जिसपे उन्होंने ये बोला है कि इंडिया को मिनिमम किसी भी हालत में अपनी जीडीपी का 3% स्पेंड करना ही चाहिए। 3% से ऊपर जा सकता है, बेंचमार्क का मतलब होता है 3% से ऊपर जा सकता है, लेकिन 3% से नीचे स्पेंडिंग इंडिया की नहीं आना चाहिए। तो इनका कहना है, रिपोर्ट का स्पेसिफिकली उन्होंने 2-3 चीज़ें रिकमेंड करी हैं। पहला तो हमारा जो बजट बेंचमार्किंग डिफेंस एलोकेशन है वो 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। दूसरा, इंडिया को एक ऐसा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाना चाहिए जो नॉन लैप्सेबल हो। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या होता है? जैसे हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट निकालती है, तो उसमें बजट में जो भी मनी किसी सेक्टर को या डिपार्टमेंट को एलोकेट करी है, वो 1 साल के लिए ही वैलिड होती है। अगर 1 साल में वो यूज़ नहीं होती मनी, तो वो मनी कोलैप्स होके वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाती है। तो इनका कहना है कि आपको एक डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाना चाहिए, जिसमें जो भी पैसा जाएगा, ये डिफेंस के अपग्रेडेशन के लिए, जो वेपन्स हैं, आर्टिलरी है, उन सब के अपग्रेडेशन के लिए ही यूज़ होगा। और ये लैप्सेबल नहीं होना चाहिए। मतलब 1 साल में अगर वो पूरा पैसा यूज़ नहीं हो पाता है, तो भी वो पैसा जो है वो ख़त्म नहीं होगा, वो वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाएगा, वो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड में ही बना रहेगा। और इसके साथ-साथ तीसरी जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी है, वो ये बोला है कि हमको डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज़ या प्रमोट करना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो। मतलब ना सिर्फ डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो या सिक्योर हो, साथ-साथ में हमारी जो है बिज़नेसेस का भी एक्सपांशन हो, नए बिज़नेसेस का, नए टाइप के बिज़नेसेस का, और उससे इंडिया की ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ का भी स्ट्रक्चर बढ़े। रिपोर्ट का ये कहना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो बहुत कम हो गई है। जैसे अर्ली 2000s में हमारी जो डिफेंस स्पेंडिंग हुआ करती थी, वो नियरली 3% ऑफ जीडीपी हुआ करती थी, लेकिन आज ये नियरली 2%, अराउंड अराउंड 2% से भी थोड़ा सा कम, उतनी ही स्पेंडिंग हम कर रहे हैं। ये कंपैरिजन करें अगर हम यूएस, रशिया, चाइना, तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क मैं दे रहा हूँ। आपको मुझे सर्च करके ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि रशिया, यूएस और चाइना, ये 3 कंट्री अपनी जीडीपी का कितना परसेंट फंड जो है ये डिफेंस के लिए स्पेंड करती हैं। ध्यान से होमवर्क करिएगा, ये मेंस के लिए बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो रिकमेंडेशन है कि हमको एक डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाना चाहिए जो नॉन लैप्सेबल रहेगा, ये रिकमेंडेशन एर्नस्ट यंग ने अकेले नहीं दी है। 15th फाइनेंस कमीशन जो हमारा एक बना था 2015 से 20 के बीच में, उसने भी रिकमेंडेशन दी है कि हमको एक नॉन लैप्सेबल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाना चाहिए, ताकि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाएँ। एक स्वीडन की एजेंसी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
जो अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज की डिफेंस स्पेंडिंग को ही एनालाइज करती है। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इस साल $86 बिलियन डिफेंस के एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगा, लेकिन इसका सिर्फ 22% है। ये जो $86 बिलियन है, इसका सिर्फ 22% जो है ये कैपिटल प्रोक्योरमेंट्स के लिए होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मतलब बाकी का जो 78% है वो जो रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं, सैलरी, पेंशन वगैरह, उन सब पे खर्च होगा। सिर्फ 22% है जो नए वेपन्स या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए यूज होगा, विच इज वेरी वेरी लो। तो इंडिया की जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो काफी कम है। 2000 अर्ली 2000s में इट वाज अराउंड 3% ऑफ जीडीपी। 2014-15 में ये 2.25% हो गई। 2024-2025 में ये गिरते गिरते 1.9% ऑफ जीडीपी हो गई, विच इज वेरी लो व्हेन इट इज कंपेयर टू यूएस, रशिया एंड चाइना। So this completes our next news. Then the next news is China Pakistan lead bid to replace SARC with new regional bloc. अभी पहले ये सार्क क्या है? सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क एक एजेंसी है जो साउथ एशिया की जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, मतलब मोस्टली जो 7 कंट्रीज हैं, उनकी एक ग्रुपिंग है जो 1980s में बनी थी। और इसका मेन एम था साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, देन उसके बाद भूटान, नेपाल, श्रीलंका, देन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज की ग्रुपिंग थी और इनके बीच में ट्रेड रिलेशंस, सिक्योरिटी रिलेशंस, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही थी। लेकिन फिर इंडिया और पाकिस्तान की डिस्प्यूट के कारण या इश्यूज के कारण 2016 के बाद से इस एजेंसी की या इस ग्रुपिंग की कोई मीटिंग नहीं। तो अब यहाँ पे ये मीटिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि वैसे तो मीटिंग हर साल होती थी, हर साल से 1 से 2 साल में ही मीटिंग होती थी। लेकिन फिर वो 2016 में जब लास्ट मीटिंग होने वाली थी, जो लास्ट मीटिंग हुई है, जब ये मीटिंग होने वाली थी तो उसी टाइम पे उरी का अटैक हो गया था। पाकिस्तान के टेररिस्ट ने इंडिया में हमारे जो मिलिट्री बेस है उन पर अटैक कर दिया था। तो उसके बाद हमने ये मीटिंग में अटेंड करने से हमने मना कर दिया था। तो बाकी कुछ कंट्रीज थी जैसे नेपाल, भूटान, उन्होंने भी मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया था और सार्क नियर दी फिर उसके बाद से इनएक्टिव हो गया। और जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान ने अपना टेररिज्म कभी रोका नहीं। पाकिस्तान की सॉइल से जो टेरर कंडक्ट होता है, तो हम सार्क में कभी पार्टिसिपेट करने से हमने मना कर दिया, तब तक जब तक कि पाकिस्तान टेररिज्म का सॉल्यूशन नहीं करता। तो अब ये नियरली डिफंक्ट बॉडी हो चुकी है। चाइना और पाकिस्तान ने अभी जून 19 को एक मीटिंग करी थी चाइना के कुनमिंग नाम की जगह पे। तो वहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कि अब हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं साउथ एशियन कंट्रीज का जो सार्क को रिप्लेस कर सके। इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, इट इज़ नॉट श्योर, बट इट इज़ हाईली अनलाइकली कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 3 कंट्रीज जो हैं अभी रेडी हैं इस ग्रुप को बनाने के लिए, दैट इज़ बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। और ये चाहते हैं कि आगे चल के साउथ एशिया की जो दूसरी कंट्री हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, देन नेपाल, भूटान, इनको भी इस ग्रुपिंग में ले आए। तो ये इसको रिप्लेस करने के लिए काम इसमें कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू रीजनल जियोपॉलिटिक्स। देन इसके बाद इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ 52 डिफेंस सैटेलाइट्स बाय अप्रैल 2026। जैसे इंडिया जो है 2023 में इंडिया ने बेसिकली ये डिक्लेयर किया है या इंडिया ने ऐसा इंटेंशन बनाया है कि वो जो सर्विलेंस का कॉन्स्टलेशन बना रहा है, हम अपने एक ऐसा सैटेलाइट्स का ग्रुप या कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं जो कंटिन्यूसली हमारी टेरिटरी और हमारी टेरिटरी के आसपास वाले रीजन में कंटिन्यूसली सर्विलेंस करती रहेगी कि वहाँ की मिलिट्री, वहाँ की आर्मी, वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट क्या-क्या जो है एक्शंस ले रही है, क्या-क्या ऐसी चीज़ें कर रही हैं, जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसा 52 सैटेलाइट का हम एक सर्विलेंस सिस्टम या कॉन्स्टलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी पहली सैटेलाइट हम अप्रैल 2026 में लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव हमने एक प्रोग्राम निकाला है, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस प्रोग्राम। ये 26,000 अराउंड 27,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जो अक्टूबर 2023 में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया था। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? डिफेंस स्पेस एजेंसी अंडर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ये इस प्रोजेक्ट के अंदर में लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में 52 सैटेलाइट्स छोड़ेगी, जो कंटिन्यूअसली हमारी टेरिटरी और हमारी टेरिटरी के आसपास वाली टेरिटरी, दूसरी कंट्रीज की जो टेरिटरीज हैं, उनको भी सर्वील करने का काम करेगी। ये जो SBS-3 प्रोग्राम है, ये चाइना और पाकिस्तान की भी एक लार्ज एरिया को कवर करता है इंडियन ओशन रीजन के साथ-साथ। मतलब
वी विल नॉट जस्ट हैव सर्विलेंस ओवर आवर कंट्री कि हमारी कंट्री में तो कोई एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है, इट विल ऑल्सो सर्वील अ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना फ्रॉम विच वी कैन ऑब्जर्व कि हमारे इंडिया के अगेंस्ट में ये कंट्रीज़ कुछ एक्शन लेने की कोशिश तो नहीं कर रही है। ये जो 52 सैटेलाइट्स का ग्रुप रहेगा या कॉन्स्टेलेशन रहेगा, इसमें से 31 सैटेलाइट इसरो बनाएँगी, जबकि बाकी सैटेलाइट्स जो हैं ये 3 प्राइवेट कंपनीज़ मिलके बनाएँगी और गवर्नमेंट ने इसरो और ये प्राइवेट कंपनीज़ को ये बोला है कि आप अपने ये जो सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने की प्रोसेस बनाने और इंस्टॉल करने की प्रोसेस जो है, उसको बाय 2029 आप बाय एंड ऑफ 2029 आप खत्म कर दीजिए, हमारा ये कॉन्स्टेलेशन बच जाए। ये हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक कार्टोसैट सैटेलाइट है, हमारी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है कार्टोसैट, उसका और कुछ फॉरेन कमर्शियल सैटेलाइट्स का यूज़ किया था पाकिस्तान में मिलिट्री एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए। लेकिन ये एक तरह से हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंस बन जाती है। और दूसरा कार्टोसैट जो है ये मेनली सर्विलेंस के पर्पज़ के लिए नहीं बनाई गई है, उसका यहाँ पे यूज़ करना उसका डाइवर्जन करता है। प्लस कार्टोसैट की जो सर्विलेंस की फ्रीक्वेंसी है ये कम है। जैसे क्या होता है सैटेलाइट पूरी अर्थ के अराउंड में घूम के आती है, तो हमको कुछ टाइम वेट करना पड़ता है बिफोर वी कैन अगेन फाइंड आउट और सी कि हम हमारी टेरिटरी और उनकी टेरिटरी में क्या चल रहा है मिलिट्री टर्म्स में। तो इसी चक्कर में हम यहाँ पे अपना खुद का एक डेडिकेटेड सर्विलेंस सिस्टम बना रहे हैं, जिससे हमको टाइमली मैनर में पता रहता रहेगा, मतलब बहुत शॉर्ट फ्रीक्वेंसी में हमको मिलिट्री एक्टिविटी या दूसरी कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी। और अर्जेंसी का एक और रीज़न दूसरा भी है, जैसे चाइना भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 2020 में इसकी जो सैटेलाइट फ्लीट थी 36 थी, 2024 में ये 1000 हो गई है। 1000 से ज़्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स चाइना की करंटली स्पेस में हैं। बहुत तेज़ी से ये सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में छोड़ रहा है। इनमें से 1000 में से 360 सैटेलाइट्स जो हैं चाइना की, ये सोली इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनाइसेंस के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो जब चाइना अपना खुद का सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बना चुका है, तो इट बिकम्स वेरी इम्पेरेटिव कि हम भी अपना एक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाएं, क्योंकि गिवन द कंडीशन या कंटेक्स्ट कि चाइना पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड है, तो चाइना पाकिस्तान को कभी भी कन्फ्लिक्ट के टाइम में पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंडिया के अगेंस्ट काउंटर करने में, जबकि इंडिया के पास कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो उस जिसके ऊपर वो सैटेलाइट को लेके कंप्लीटली रिलाई कर पाए। तो अपनी खुद की सैटेलाइट फ्लीट होना इज अ मस्ट। देन इसके बाद चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी मेंबरशिप जो है ये 100 मिलियन क्रॉस कर गई है, ऐसा रिपोर्ट बोलती है। तो इसकी जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी मेंबरशिप है, यहाँ पे इसने 100 मिलियन का मार्क अभी रिसेंटली 2024 में टच किया है, ऐसा रिपोर्ट बोलती है। ये जो पार्टी है ये 1921 में फाउंड हुई थी और हर साल इसमें 1 से 2 मिलियन मेंबर्स जो हैं ये इसमें ऐड होते हैं। तो दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड। Then Europe on alert as first major heat wave of 2025 pushes temperature to 42 डिग्री सेल्सियस। यूरोप अभी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। जैसे यूरोप में इस साल ला वार्मेस्ट मार्च जो है ये ऑब्जर्व किया गया था, और जो समर जो है वहाँ पे पीक पे चल रहा है। जून में भी वहाँ पे रिकॉर्ड टेम्परेचर देखा गया था, और जुलाई में भी वहाँ पे ऐसा प्रोजेक्शन आया है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी हीट वेव आएगी। अभी ऑलरेडी वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में टेम्परेचर जो है ये 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी वार्म व्हेन इट कम्स टू यूरोप। तो वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस और फ्रांस, इन्होंने ऑलरेडी ऐसे अलर्ट जो हैं वो इश्यू कर दिए हैं, जिसमें वो आने वाले इस मंथ में, जुलाई के मंथ में कुछ हीट वेव्स जो हैं उसके लिए उन्होंने लोगों को अलर्ट किया है कि वो अपने प्लेसेस जो हैं वो बेसिकली समर के टाइम मैनेजमेंट अपना रहे, डिहाइड्रेशन के लिए केयर करके चलें, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं वो लेके वहाँ पे चलें। सो ये वहाँ पे एक न्यूज़ है, ये क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मेंस के आंसर राइटिंग में ये कोट करने में काम आता है। उसके बाद आते हैं, नेशंस आर मीटिंग टू ड्रम अप ट्रिलियंस टू कॉम्बैट पॉवर्टी बट द यूएस इजंट गोइंग। अभी क्या हुआ है कि यूएन जो है एक 4 दिन की मीटिंग जो है ये ऑर्गेनाइज कर रहा है बाय द नेम ऑफ फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट मीटिंग। इसके अंदर में ये जो रिच और पुअर कंट्रीज के बीच में जो गैप बढ़ता जा रहा है फाइनेंस को लेके, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए उसने ये मीटिंग बुलाई है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इनके डेब्ट के बर्डन बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम होते जा रहे हैं, इंटरनेशनल एड उनका कम होता जा रहा है, उनको जो इंटरनेशनल एड मिलता था वो रिड्यूस होता जा रहा है, और ट्रेड के बैरियर्स उनके लिए बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट या रिलेवेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इनके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती जा रही है। लास्ट ईयर यूएन के हिसाब से
3.3 बिलियन पीपल, अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसी कंट्रीज में रह रही है जो जो डेब्ट पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करती हैं देन दे स्पेंड ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। उनका हेल्थ केयर और एजुकेशन पे जितना एक्सपेंडिचर है, उससे ज़्यादा वो अपने पुराने डेब्ट पे इंटरेस्ट पे कर रही हैं। तो ये डेब्ट का बर्डन बढ़ता जा रहा है और ये जो नंबर है पॉपुलेशन का, जो ऐसी कंट्रीज़ में रह रही है, यूएन के हिसाब से ये इस साल बढ़ के 3.4 बिलियन हो जाएगा। देन उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, इस साल अपने डेब्ट की इंटरेस्ट पेमेंट में 947 बिलियन डॉलर स्पेंड करेंगे, जो पिछले साल 847 बिलियन डॉलर था। तो ये मतलब डेब्ट का जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। और इन यूएन ने क्या सॉल्यूशन प्रपोजल्स दिए हैं डिस्कशन करने के लिए, ये लोग क्यों मिल रहे हैं, तो इसमें इन्होंने ऐसा प्रपोजल दिया है कि अब हम मिनिमम टैक्स रेवेन्यू जीडीपी का सारी कंट्रीज के लिए 15% ऑफ कंट्रीज जीडीपी कर देंगे। मतलब कुल मिला के इन्होंने जो रिच और सुपर रिच है उन पर टैक्स बढ़ाने की बात करी है। देन उसके बाद मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक वगैरह, इनसे जो लैंडिंग मिलती है उसको ट्रिपल करने का प्रपोजल दिया है। प्राइवेट फाइनेंसिंग को स्केल अप, प्राइवेट फाइनेंसेस जो हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करें। इसके लिए उन्होंने जो है वो प्रपोजल दिया है, पर्टिकुलरली इन क्रिटिकल एरियाज जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्क पे रहेगा। तो इस ऐसा ये सारे स्टेप्स अगर लिए जाएंगे तो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कुछ बर्डन भी कम होगा डेब्ट का, और उनका डेवलपमेंट भी जो है वो फास्ट हो जाएगा। बट द थिंग इज वन ऑफ द मेजर फाइनेंसर और द मेजर wealthy country of the UN, member country of the UN, that is USA, is not participating in this meeting, and that is where this meeting becomes more and more harder to conduct, क्योंकि फाइनेंसेस देने के लिए फिर कंट्रीज जो हैं उनके नंबर और ज़्यादा लिमिट हो जाएंगे। देन वी कम टू इकोनॉमी सेक्शन। इकोनॉमी में मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की क्या है? सबसे पहले जीएसटी से रिलेटेड न्यूज़ है। पिछले 5 साल में जीएसटी के कलेक्शन जो हैं ये डबल हो गए हैं, गवर्नमेंट का डाटा ये बोलता है। पहली बात जुलाई 1 2017, मतलब आज की जो डेट है जुलाई 1 जो है, आज 8 साल जीएसटी को कंप्लीट हो जाते हैं। जीएसटी जो निकाला गया था, जीएसटी का मेन पर्पस क्या था? 17 लोकल टैक्सेस और 13 सेसेस जो थे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, बहुत लार्ज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, उनको 5 टियर स्ट्रक्चर में या 5 ब्रैकेट में सबस्यूम करने का था। मतलब एक सिंगल टैक्स जैसे जिस इज कॉल्ड एज जीएसटी, जिससे टैक्स की जो रजाइम है, इनडायरेक्ट टैक्स की जो रजाइम है, ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन कितना पहुंच गया है? 2021 में इट वाज 11.37 करोड़, 5 साल में बढ़ के 2024-2025 में इट हैज रीच टू 22.08 लाख करोड़। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ कि हमारे जीएसटी के कलेक्शन बढ़ रहे हैं, तो इससे गवर्नमेंट की रिसोर्सेज जो हैं वो भी और ज़्यादा बढ़ेंगे और गवर्नमेंट वेलफेयर स्पेंडिंग में और ज़्यादा वो बढ़ा पाएगी। इस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ गुड न्यूज़। पिछले 8 साल में जो हमारे जीएसटी को 8 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो पिछले 8 साल में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो है अंडर जीएसटी, इनका नंबर 65 लाख से बढ़ के 2017 में आज 1.51 करोड़ बढ़ गया है। ऑल दीज स्टैटिस्टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स की आंसर राइटिंग में ये पूरा डाटा जो है ये यूज़ करना होता है। पर्टिकुलरली जीएसटी कलेक्शन कितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना हो रहा है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कितने हो गए, ये सारी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंस की डाटा मेंशन में या आंसर राइटिंग में, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है जो आरबीआई साल में 2 बार निकालता है, जिसमें एक कंट्री की इकोनॉमी के बारे में जनरल व्यू देता है कि कंट्री की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है और उस पे कोई रिस्क या बोलना चाहिए जो कहना चाहिए रिस्क के साथ-साथ कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें तो नहीं चल रही हैं इकोनॉमी में, इसका एक एनालिसिस करके देता है। तो अभी इंडियन इकोनॉमी इज़ अ की ग्लोबल ग्रोथ इंजन सेज आरबीआई स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अभी जो कल रिपोर्ट आई है आरबीआई की, इट इज़ अ बाईएनुअल रिपोर्ट, ये साल में 2 बार आती है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आरबीआई ये बोल रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अभी अच्छी है। इंडिया वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसमें अभी एक इंजन की तरह काम करेगा। वर्ल्ड में इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसी की अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है। कुछ रीजन है जहाँ पे रिसेशन भी आ रहे हैं थोड़े-थोड़े, कुछ रीजन है जहाँ पे ट्रेड पॉलिसी बहुत अनसर्टेन चल रही है। ट्रेड कैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत अप डाउन हो रहा है, पर्टिकुलरली यूएस की पॉलिसीज़ के बाद ये जो ट्रेड अनसर्टेनिटी है और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम के रेज़िलियंस को जो है उसको टेस्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया भी चैलेंजेस तो फेस कर रहा है इसके, मतलब जो राइजिंग ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी चल रही है उसके चैलेंज को इंडिया तो भी फेस कर रहा है।
लेकिन स्टिल इंडिया की कंडीशन अभी अच्छी है। इंडिया जो है उन शॉक्स को बियर कर पा रहा है, एब्ज़ॉर्ब कर पा रहा है और अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने में जो है वो सक्सेसफुल रहा है और आगे भी अभी आने वाले कुछ टाइम में अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखने में सक्सेसफुल रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो बैंक और नॉन बैंक एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनकी बैलेंस शीट जो है हेल्दी है, उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, उनके ऊपर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेब्ट नहीं है, उनका कोई लार्ज अमाउंट ऑफ एनपीए नहीं है। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है वो आरबीआई ने वो अकोमोडेटिव कर दी है, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है वो इकोनॉमी में उतारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड और कंज़्यूम करें। फाइनेंशियल मार्केट जो है इंडिया की उसमें वोलेटिलिटी कम हो गई है, बहुत स्टेबिलिटी के साथ मार्केट चल रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी फ्लो हो रहा है। तो आगे चल के कॉर्पोरेट बैलेंस शीट जो है ये अच्छी होगी, कॉर्पोरेट ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिज़नेसेस की ग्रोथ होगी और इंडिया आने वाले टाइम में कुछ टाइम में रेज़िलिएंट बना रहेगा जैसे अभी तक बना हुआ है। सो दिस इज द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे जहाँ पे ये आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ याद रखना है मेंस की आंसर राइटिंग के हिसाब से। स्पेशली अगर आप इस साल मेंस की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आरबीआई जी इस टाइप की रिपोर्ट जो है आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इनके की पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने चाहिए ताकि आप आंसर में आरबीआई के सोर्स से ये चीज़ रेफ़र कर पाएँ या बता पाएँ कि इंडियन इकोनॉमी की स्टेट अभी क्या है। So this completes our news of the day. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.